हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग लता मंगेशकर के बारे में जानते भी हैं और इनका देहांत हो चुका है, तो मीडिया में, मोबाइल पे, नेट, हर जगह इनका चल रहा है क्योंकि ये बहुत फेमस थी। तो अब देखिए इनके बारे में कुछ हम सोच रहे हैं बता दें, जो करंट से आने वाले एग्ज़ामों में जुड़े हों, आए एग्ज़ाम में, तो उस तरह से हम बताएंगे। और अब इनकी देखिए इतनी चर्चा में क्यों थी, इनकी क्या उपलब्धियां थी, कितने गाने गाए थे, कितने पुरस्कार पाए थे, कब कब पाए थे, कैसे कैसे करके है सब, कब मरी थी, कितनी उम्र था मरने, मतलब कब पैदा हुई थी, जब मरी तो कितना उम्र था, इन सब के बारे में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। अब ये समझिए कि ये इतना महान गायिका थी कि प्रधानमंत्री जी जा रहे थे गोवा। इस समय चुनाव चल रहा है ना, विधानसभा चुनाव को 5 राज्यों में, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब में समय चल रहा है ना, तो वो चुनाव प्रचार में जा रहे थे। तो उनको जैसे ही पता चला कि इनका देहांत हो गया तो वहाँ से वापस हो गए। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा महान है। तो आइए आज देखते हैं इनके बारे में। देखिए, इनका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था, वो भी इंदौर के मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। इंदौर के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और 1929 डेट ऐसे भी बहुत फेमस है, ठीक। तो डेट भी दे सकता है इनका जन्म का, पूछ सकता है। तो आइए देखते बारी बारी से। देखिए, मध्य प्रदेश में हुआ था और 1984 में ये इतना फेमस थी, गाना इनका इतना अच्छा था, मतलब मतलब गाने की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि इनके नाम से 1984 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, वो भी मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश इस तरह की है ना, तो ये मध्य प्रदेश में इनके नाम से पुरस्कार दिया जाने लगा मध्य प्रदेश में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महान होंगी। और इस पुरस्कार को पाने वाले पहला व्यक्ति नौशाद करके था। नौशाद एक संगीतकार था। पहला पुरस्कार इनके नाम का जो पुरस्कार मध्य प्रदेश में चल रहा था, पहला पुरस्कार नौशाद पाए थे, ये संगीतकार थे, ठीक। और 1929 का डेट बता रहे हैं ना, इम्पॉर्टेंट है, इनसे जुड़े। जैसे एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें क्या था कि इस अधिवेशन में आपको मतलब बताया गया था, ये जो अधिवेशन था, लाहौर का अधिवेशन था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन था, तो लाहौर में थे, लाहौर का। और इन्हीं लाहौर में एक नदी थी, रावी नदी, उसी नदी पे झंडा गाड़ा गया था। और ये तय किया गया था कि आने वाले 1929 में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसी समय वो निर्धारित किया गया था। ये सब बताने का मतलब ये है कि ये डेट किसी तरह से जोड़ देंगे तो ये याद हो जाएगा, आसान पड़ेगा। अब आइए उनके पिता के बारे में देखते हैं। उनके पिताजी, भाई उनकी दीनानाथ मंगेशकर उनके पिताजी थे, एक गायक थे। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, एक गायक थे, ठीक। अब एक गायक थे। और दीनानाथ मंगेशकर के देखिए 4 पुत्री थी और 1 पुत्र थे। 4 पुत्री थी, 1 पुत्र थे। पुत्री का नाम देखिए, एक आशा करके है, एक उषा, एक मीना, एक लता। सब में मंगेशकर लगा रहेगा, आशा मंगेशकर, उषा, मीना मंगेशकर, लता मंगेशकर। इन चारों पुत्रियों में से सबसे बड़ी यही थी, लता मंगेशकर। तो आप समझ सकते हैं कि भाई बड़ी थी तो कुछ जिम्मेदारी परिवार के इनके ऊपर भी आ गया होगा। और बड़ी बात ये रही कि जब दीनानाथ मंगेशकर 1942 में इनकी मृत्यु हो गई, जब वो 13 वर्ष की थी, मात्र 13 वर्ष की थी लता मंगेशकर, तो उनकी मृत्यु हो गई। सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कठिनाइयाँ आई होगी। और लता मंगेशकर का बचपन में नाम, जब वो 5 वर्ष से पहले थी तो उसका नाम हेमा था। यह पूछ सकता है कि लता मंगेशकर बचपन का नाम क्या था, तो इसका नाम हेमा था। बाद में जब बड़ी हुई तो उनका नाम बदल के 5 साल से बड़ी हुई
तो उनका नाम लता मंगेशकर रख दिया गया। और इनके एक पुत्र थे, तो इस पुत्र का नाम हृदयनाथ था, हृदयनाथ मंगेशकर, मंगेशकर सब में लगा रहेगा। और सेवंती मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर की पत्नी सेवंती मंगेशकर थी, पत्नी सेवंती मंगेशकर पत्नी थी दीनानाथ मंगेशकर के। कहने का मतलब हुआ कि लता मंगेशकर की माता जी हो गई। ठीक। और 1942 में इनकी मृत्यु हुआ था और दीनानाथ मंगेशकर का। तो उस समय देखिए, उस समय थोड़ा बहुत क्या क्या हुआ था, उस समय देश में क्या चल रहा था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुने होंगे आप लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जबकि भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। और इसी भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। और ये भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है, इस शब्द को यूसुफ मेहराली द्वारा गढ़ा गया है। पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ कि इस शब्द को किसने गढ़ा है, तो यूसुफ मेहराली द्वारा गढ़ा गया। भाई आगे देखते हैं इनकी उपाधि क्या कैसे थी। इनको उपाधि लता मंगेशकर को जो उपाधि थी उसको स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला का क्यों कहा जाता है भाई, कुछ न कुछ में है। तब देखिए 36 भाषाओं में इनका मतलब ये गीत गाई थी, 36 भाषाओं में, और 30,000 से अधिक संगीत गाई थी। अब 30,000 से अधिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 30,000 से अधिक संगीत कितने होते हैं। और सबसे अधिक, ये जो तीर लगा रहे हैं ऊपर में, अधिक का मतलब होता है इसका, मतलब अपन इंडिकेट किए हैं। सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड 1974 में मिला था। सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड जो था 1974 में इनको मिला था, लता मंगेशकर जी को। ठीक। अब आप देखिए ये था, तो क्या है कि अब देखिए इनको स्वर कोकिला कहा जा रहा है। तो आपके दिमाग में बन रहा होगा कि चलिए अच्छा आगे देखिए बता रहे हैं। फिल्म, इनका फिल्म क्या क्या था, तो फिल्म था महल, जो हिंदी फिल्म था, पहला हिंदी फिल्म था महल। उसमें वो गाना गाई थी 1949 में, 1949 में गाना गाई थी। और फिल्म थे मुगले आजम, शोले, DDLJ जिसको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कहते हैं। तो इन सब फिल्मों में गाना गाए थे। और एक देखिए ए मेरे वतन के लोगों, देखिए इनका गाना, मतलब इनके गाना में ऐसा था जैसे कि किसी देशभक्ति के प्रति या देश के जो सैनिक हैं उनके प्रति अगर गाना गाएं तो उनके प्रति क्या मतलब अंदर से निकले, मतलब एकदम आदमी की आंख से आंसू निकल जाए उनके गानों से, मतलब इतने अच्छे गाते थे। और आप लोग सुनते हैं जो 15 अगस्त 26 जनवरी को गीत गाया जाता है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए थे उनके, गाना था ना। तो ये सब 15 अगस्त 26 जनवरी को अक्सर गाया जाता है। उस समय 1962 जो चल रहा था, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो उसी समय ये गीत गाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे, क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी युद्ध के उपलक्ष्य में उनको बुलाए थे कि कोई गीत गाइए, तो वहीं गाई थी। और अब आगे पुरस्कार देखते हैं इनके। पुरस्कार में देखिए एक 1972, 1975, 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 1972, 1975 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इनको। और 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी। 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी, जो कि जिनका प्रारंभ 1954 में हुआ था। और 1954 में एक और प्रारंभ हुआ था। देखिए वो प्रारंभ हुआ था 1954 में, भारत रत्न से सम्मानित हुई थी 2001 में, जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, जिसका प्रारंभ 1954 में हुआ था। ठीक। तो कहने का मतलब ये पद्म भूषण और भारत रत्न का दोनों का शुरुआत एक ही दिन हुआ था। इसमें पहले पाने वाले व्यक्ति 3 थे, सी राजागोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सी वेंकट रमण, ये 3 व्यक्ति थे, सी वेंकट रमण। और जो कि ये पुरस्कार भारत में 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, एक कला, एक साहित्य और एक विज्ञान। कला, साहित्य, विज्ञान, 3 क्षेत्रों में।
तो ये तो दोनों हो गया, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989, ये कम 90, तो ये कम 90। कहने का मतलब कि ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में, जो कि फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इनका प्रारंभ 1969 एकम 70 में प्रारंभ हुआ था, जिसको पाने वाले प्रथम महिला अभिनेत्री देविका रानी थी। नाम सुने होंगे, देविका रानी अभिनेत्री थी। और राजीव गांधी पुरस्कार 1997 में मिला था। राजीव गांधी पुरस्कार 1997 में मिला था, जो कि प्रथम व्यक्ति पाने वाले थे नाथन आनंद, जबकि राजीव गांधी पुरस्कार का प्रारंभ 1991-92 में हुआ था। राजीव गांधी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि गांधी जी के इंदिरा गांधी के पुत्र थे, मतलब लड़के। 1991-92 में दिया गया था। अब इसका नाम बदल के, राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदल के अब इस समय रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हाल ही में। तो इस पूछ सकता है, क्योंकि बदला हुआ नाम है। और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुआ था। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। तो और ये तो हो गया। और देखिए यहाँ पे आगे, अब जैसे इनको उपाधि में इनको स्वर कोकिला कहा जाता है, तो आप लोग सुने होंगे कि एक सरोजिनी नायडू का नाम, उनको भी कोकिला कहा जाता था भारत की। तो अब देखिए, अब इसी से कोकिला से शब्द से था, तो इनके बारे में थोड़ा लिख दिए हम कि हो सकता है इनके यहाँ से भी पूछ सकता है देख स्वर कोकिला। तो अब सरोजिनी नायडू के बारे में आप लोग देख रहे होंगे। सरोजिनी नायडू, उनका जन्म 13 फरवरी 1879 एकम 80 हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद आप लोग जा रहे हो कहाँ है, 13 फरवरी। तो 13 फरवरी है, और 13 फरवरी को देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पे। और भारत की कोकिला नाम से प्रसिद्ध थी, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो है सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस के जो महिला मतलब अध्यक्ष थी 1925 में कांग्रेस की, और 41वां था 1925 में, जो है अध्यक्ष थी कांग्रेस के, 41वां कांग्रेस के अध्यक्ष थी 1925 में, वो भी कानपुर में। और प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, जो कि भारत और उत्तर प्रदेश, मतलब भारत में, पूरे भारत में ऐसे पूछेगा ना, भारत में पहला प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। और जबकि उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश बनी थी, उत्तर प्रदेश में, और पूरे भारत में सबसे पहली बार बनी थी। तो ये दोनों हो गया। और इन्होंने क्या कहते कि जैसे राज्यपाल को बताए थे कि राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में बंद तोता बताई थी कि राज्यपाल जो होते हैं एक सोने में बंद पिंजड़े जैसे होते हैं ना, सोने पिंजड़े में बंद तोते जैसे बताए हैं। उनको पिंजड़ा तो सोने का दिया गया है, लेकिन उनको बंद किया गया है इस तरह से। तो ये हो गया। और आगे इनके बारे में देखिए, ऊपर देखिए, इनके समय लता मंगेशकर जी के समय क्या है कि और सब गायक थे। तो एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, सलील चौधरी, मोहम्मद रफ़ी, सबके नाम सुने होंगे, कभी रेडियो में सुनते होंगे। तो ये पहले ही दे देता है कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और लता मंगेशकर की आवाज़ में है, इस तरह से पहले इंडिकेट करता है, तो है वहीं। और देखिए यहाँ पे उनकी मृत्यु, मेन तो काम यही है, उनकी मृत्यु हुई, इसीलिए तो ये सब हो रहा है मामला। तो उनकी मृत्यु देखिए, 5 से इसलिए लिख दिए कि हुआ तो 6 को था, तो 5 में इसलिए लिख दिए कि 5 को बसंत पंचमी था। तो आदमी को याद हो जाएगा, नहीं बसंत पंचमी के एक दिन बाद हुआ था। इस बसंत पंचमी सरस्वती जी की पूजा होती है, तो ऐसे होता है ना कि लोग की गले में सरस्वती जी का निवास होता है। तो कहने का मतलब वो आई और अपना इनको उठा के लेके चली गई कि अब चलिए समय हो गया है, वहाँ भी गाना है। तो 2022 में तो चल ही रहा है। और कहाँ हुआ था, किस हॉस्पिटल में हुआ, तो एक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई, वही महाराष्ट्र मतलब मुंबई में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल था, मुंबई में है। और मुंबई देखे होंगे, मुंबई 1995 बम्बई का नाम मुंबई रखा गया था।
1995 में मुंबई का नाम बम्बई रखा गया था। उसके पहले कहने का मतलब 1995 से बम्बई था। 92 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई। कहने का मतलब 1929 में जन्म हुआ और 2022 में मरी, तो कुल यहाँ से यहाँ घटाने पर 92 वर्ष आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा अच्छा लगेगा तो।